जो फिजिक्स फॉर यू चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि हमने जो लास्ट वीडियो में बताया था कि हम एक ऑनलाइन बैच फिजिक्स का आरंभ करने जा रहे हैं, तो उसकी तैयारी हो चुकी है और 1 सितंबर से वो ऑनलाइन बैच शाम को 7:30 बजे से 8:30 बजे तक मैं टीचिंग करूँगा, पढ़ाऊँगा आपको, और 8:30 से 9 बजे तक लेकर आपकी डिफ़िकल्टी जो आप क्वेश्चंस या आपकी क्वेरीज होंगी उनको रिमूव करूँगा। तो लगभग 1.5 घंटे की आपकी एक क्लास होगी। इसके लिए जो आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं वो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9412529177। और बच्चों, मैं इसमें ये भी बता दूं आपको कि इसमें मैं सेकंड बुक शुरू करने जा रहा हूं, क्योंकि फर्स्ट बुक तो हम इसी तरह से वीडियो के माध्यम से कराएंगे, और सेकंड बुक में इस तरह से कराऊंगा ऑनलाइन क्लासेज की तरह द्वारा, और उसके बाद में रिवीजन कराएंगे आपको और बहुत सारा लॉट ऑफ वर्क कराएंगे। तो यदि आप मुझसे ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कांटेक्ट कीजिए। अदरवाइज़ मैं आपको चैनल पर वीडियो डालता ही रहूँगा, आप इसका लाभ उठाइए। और फिर भी यदि आपकी कोई डिफ़िकल्टी आती है, बेशक आप ऑनलाइन क्लास नहीं कर रहे हैं मुझसे, तो आप मुझसे इस नंबर पर कांटेक्ट करके अपनी डिफ़िकल्टी रिमूव कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं लालची व्यक्ति हूँ कि केवल पैसा ही सब कुछ है, ऐसा नहीं है। यदि आप गरीब हैं, नहीं ऑनलाइन क्लास अफोर्ड कर पा रहे हैं, तो आप मुझसे इस तरह से कांटेक्ट करके अपनी डिफ़िकल्टी रिमूव करते रहिए। क्लियर? अब बच्चों, आज के हम टॉपिक पे आते हैं। लास्ट वीडियो में हमने आपको चुंबकीय द्विध्रुव पढ़ाया था और चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण पढ़ाया था, और किसी धारा लूप के कारण चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण पढ़ाया था। आज हम उससे आगे शुरू करते हैं, और आज हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है किसी परमाणु में परिभ्रमण करते इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ये भी बहुत बार बच्चों आपसे पूछा गया है क्वेश्चन। आज हम इसको आपको क्लियर कराते हैं। देखिए, हमने ये माना कि ये कोई परमाणु है। आपने बोर की परिकल्पना पढ़ी होगी 9th क्लास में, बोर का परमाणु मॉडल पढ़ा होगा। उसमें ये बताया गया था कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन केवल उन अनुमत कक्षाओं में घूमते हैं नाभिक के चारों ओर जिसमें उनका कोणीय संवेग, मतलब MVR कोणीय संवेग मैंने आपको पढ़ाया था, वो h/2π का एक सरल गुणांक होता है, मतलब NH/2π। n होती है बेटा कक्षा संख्या, किस कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। मान लो पहली में घूम रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है, तो उसका कोणीय संवेग L बराबर क्या होगा बच्चों, 1h/2π। दूसरी में घूम रहा है तो n 2 रखेंगे, 2h/2π। तीसरी में घूम रहा है तो 3h/2π। वेयर n क्या है, n है बच्चों 1 2 3 एंड सो ऑन नंबर ऑफ ऑर्बिट। क्लियर? अब आप जानते हैं कि जब परमाणु में इलेक्ट्रॉन बच्चों घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन एक पूरा परिक्रमण भी करेगा। अब जैसे हमने किसी सर्किट का पढ़ाया था कि सर्किट में यदि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसके समतुल्य धारा होती है। इलेक्ट्रॉन का बहना ही तो सर्किट में धारा कहलाती है। तो परमाणु में भी यदि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और वो परिक्रमण कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, तो उसके समतुल्य में बच्चों क्या होगी, धारा होगी। और जब धारा होगी तो आप जानते हैं धारा के कारण क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय आघूर्ण। मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था M = ER I/A। अब चूंकि एरिया तो वो क्रॉस कर ही रहा है अपनी वृत्तीय कक्षा के कारण, और धारा उसके परिक्रमण के कारण है, तो परमाणु में क्या उत्पन्न हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के चक्रण के कारण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। क्लियर? अब हमें इस चुंबकीय आघूर्ण का ही परिकलन करना है। समझ में आया आपको? गुड। तो आप ये फिगर बनाइए पहले, तो फिर मैं आपको डिक्टेट कराता हूं। लिखिए, माना किसी परमाणु में कोई इलेक्ट्रॉन r त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में परिक्रमण कर रहा है। माना परमाणु क्रमांक Z, तब
इलेक्ट्रॉन के परिभ्रमण घूमने के कारण परमाणु में समतुल्य धारा I बराबर, अब बेटा ये मैंने बताया था I बराबर Q अपॉन T, तो Q की जगह इलेक्ट्रॉन का आवेश अपॉन T, जहां T इलेक्ट्रॉन का वृत्तीय कक्षा में या वृत्तीय कक्षा में परिक्रमण काल है, आवर्त काल है, परिक्रमण काल है। क्लियर? तब इलेक्ट्रॉन के परिभ्रमण के कारण परमाणु में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण, तो वो बच्चों क्या हो जाएगा, फेरे तो इसमें है ही नहीं, तो M इक्वल टू I इंटू A, चूंकि A बराबर पाई आर स्क्वायर, इसलिए M बराबर I इंटू पाई आर स्क्वायर। समीकरण 1 से, ये समीकरण 1 कह देंगे बच्चों, समीकरण 1 से I का मान रखने पर, I का मान रखने पर तो क्या आया हमारे पास, M इक्वल टू E अपॉन T इंटू पाई आर स्क्वायर, चूंकि T बराबर क्या होता है बच्चों, आवर्तकाल, समय बराबर दूरी बटे 4, तो दूरी क्या हो गई, एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा इलेक्ट्रॉन, जितनी इसकी कक्षा की परिधि होगी, और परिधि होती है बच्चों 2 पाई आर, क्या होती है 2 पाई आर, और चाल हमने क्या मान ली, v, चूंकि T बराबर 2 पाई आर अपॉन v, इसलिए M बराबर E अपॉन T, T की वैल्यू रखिए 2 पाई आर और V की ऊपर मल्टीप्लाई चली जाएगी इंटू पाई आर स्क्वायर। बेटा हम T की वैल्यू 2 पाई आर अपॉन V रखेंगे ना, तो 2 पाई आर अपॉन V करोगे तो V ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अब देखिए R से ये स्क्वायर कैंसिल, पाई से ये पाई कैंसिल, तो M इक्वल टू क्या आया बच्चों हमारे पास, EVR अपॉन 2, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक किसी को डिफिकल्टी नहीं होगी। अब देखिए बच्चों, हमने अभी आपको समझाया था, ये बोर की परिकल्पना समझाई थी कि कोणीय संवेग MVR किसके बराबर होता है, NH अपॉन 2 पाई के। तो अब हम लिखेंगे कि बोर की परिकल्पना से, बोर की परिकल्पना से बोर की परिकल्पना से
जिस समय बोर्ड ने ये परिकल्पना दी थी तो उस समय ये प्रूफ नहीं था, बाद में डी ब्रोगली वगैरह ने प्रूफ कर दिया था। तो आप ये लिखिए MVR बराबर NH अपॉन 2 पाई, या V इंटू R बराबर NH अपॉन 2 पाई M समीकरण 2 में रखने पर, किस में रख दें बच्चों? इस समीकरण में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर तो क्या आया हमारे पास? M बराबर, देखिए E अपॉन 2, और बच्चों VR की वैल्यू क्या रख देंगे हम? NH अपॉन 2 पाई M, जहां H प्लांक नियतांक है और M इलेक्ट्रॉन का आवेश है, या M बराबर NHE अपॉन 2 पाई M, 4 पाई M सॉरी। ये बच्चों हमारे पास फार्मूला आ गया चुंबकीय आघूर्ण का, इलेक्ट्रॉन के परिभ्रमण के कारण। क्लियर? अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि गुरुजी हम तो इस फार्मूले से भी चुंबकीय आघूर्ण निकाल सकते थे। नहीं, क्योंकि हमें बच्चों ना तो V का पता, कैलकुलेटेड वैल्यू जिसका हम कैलकुलेशन कर सकें, ना तो हमें V का पता और ना ही R का पता। ये हम आपको अगले टॉपिक्स में पढ़ाएंगे सेकंड बुक में। तो इनका चूंकि हमें पता नहीं है तो इसलिए हम M की वैल्यू जो लाए वो कांस्टेंट के पदों में लाए, नियतांक के पदों में लाए। तो समीकरण 3 से परमाणु में इलेक्ट्रॉन के परिभ्रमण के कारण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है। तो यदि एग्जाम में आए तो आपको यहीं तक प्रूफ करना है इसको। अब मैं इसे निकालूंगा हाइड्रोजन परमाणु के लिए। तो 4 हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन परमाणु के लिए 4 हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन परमाणु के लिए आप जानते हैं बच्चों n बराबर 1, एक ही कक्षा इलेक्ट्रॉन की हम मान के चलते हैं। तो m बराबर, अब रखिए वैल्यू, n की वैल्यू 1 रख दी, h की वैल्यू आप जानते हैं प्लांक नियतांक होता है 6.6 इंटू 10⁻34, और e की वैल्यू इलेक्ट्रॉन का आवेश हमने आपको बता रखा 1.6 गुणा 10⁻19 कूलम अपॉन 4, पाई का मान 3.14, और बच्चों m का मान इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻31। क्लियर? ये एम्पियर मीटर स्क्वायर हुआ। अब इसको बच्चों यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 9.27
इंटू 10 की पावर -24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसको हम बोर मैग्नेट्रॉन कहते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन के परिभ्रमण के कारण उत्पन्न इस चुंबकीय आघूर्ण को ही बोहर मैग्नेट्रॉन कहते हैं। बोहर मैग्नेट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? बोर मैग्नेट्रॉन। अब मैं इस पर बेस्ड आपको एक न्यूमेरिकल करके दिखाता हूँ। ये 2008 में पूछा हुआ प्रश्न है, क्योंकि न्यूमेरिकल से आपको ज़्यादा क्लियर होता है, इसलिए मेरी ये आदत है कि जब भी मैं कोई कंसेप्ट समझाता हूँ तो उसे न्यूमेरिकल से ज़रूर आपको क्लियर करता हूँ। देखिए, ये क्वेश्चन देखिए। हाइड्रोजन परमाणु में, ये 2008 में पूछा हुआ है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर नाभिक के चारों ओर .5 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या की कक्षा में दस की घात 17 चक्कर प्रति सेकंड लगाता है। प्रति सेकंड लगाता है। इसका तुल्य चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, देखिए क्या दिया हुआ है बच्चों। हमें सॉल्यूशन देखेंगे। हमें दिया हुआ है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों इतनी त्रिज्या की, हमें आर की वैल्यू दी हुई है। पहले हम लिखेंगे गिवन, दिया है, हिंदी में दिया है लिखेंगे, इंग्लिश में गिवन लिखेंगे। हमें आर की वैल्यू गिवन है 0.5 एंगस्ट्रॉम, या इसको हम कह सकते हैं 0.5। एक एंगस्ट्रॉम होता है 10 की घात -10 मीटर, तो 10 की घात -10 मीटर इतने चक्कर प्रति सेकंड लगाता है। ये बच्चों हमें आवृत्ति दी,
कितनी 10⁻17 साइकिल पर सेकंड, चक्कर प्रति सेकंड। और बच्चों आवर्तकाल क्या होता है 1/f, आवर्ती का उल्टा होता है, तो ये हो गया 1/10⁻17 सेकंड। निकालना क्या है हमें, m निकालना है, ठीक है। अब आप फार्मूला लगाइए, चूंकि सूत्र से m बराबर I इंटू a, और यदि कुंडली होती तो निया लगाते n इंटू I इंटू a। तो I की वैल्यू रखिए, I की वैल्यू क्या रखेंगे हम बच्चों, E/T इंटू a की वैल्यू πr²। अब देखिए यहाँ से यदि आप थोड़ा सा समझ पाएँ तो E इंटू 1/T क्या हो जाएगी, आवर्ती हो जाएगी f इंटू πr²। यदि आप चाहो तो t की वैल्यू भी रख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। अब वैल्यू रखिए, E की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19, f की वैल्यू रखिए 10⁻17, पाई की वैल्यू 3.14 और r की वैल्यू 0.5 इंटू 10⁻⁻10 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए क्या आई, ये आई बच्चों 1.6, 10⁻⁻2 रह गई, 17 माइनस की प्लस की 19 माइनस की, तो माइनस की 2 रह गई, इंटू 3.14 इंटू 0.5 का स्क्वायर करेंगे 0.25 और 10⁻⁻10 का स्क्वायर -20, माइनस की 20 हो गई। अब देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, 16×5 80, 0 8, 16 32 और 8 40, दशमलव कितने अंक बाद 2 और 1 3, तो ये 0.4 आया, इंटू 3.14 और 10 की पावर बच्चों कितनी आ गई, -22 एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब देखिए 0.4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 चौक 16, 4 एकम 4 1 5, 4 तिया 12, 3 अंक बाद दशमलव 1.256 इंटू 10 की पावर -22 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। इस तरह से हम न्यूमेरिकल्स करेंगे बोर्ड में आए हुए। और भी यदि आपको मिलते हैं, मैं देखूंगा जब आपको न्यूमेरिकल पार्ट कराऊंगा, उसमें यदि मुझे इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल बोर्ड में आए हुए मिले तो मैं आपको ज़रूर उन्हें क्लियर कराऊंगा। चलिए अब बच्चों इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट जो है हमारे आउट ऑफ सिलेबस है, सिलेबस में नहीं है, वो निकाल दिया गया है कोरोना की वजह से। 30% जो पार्ट निकाला था तो इस चैप्टर का ही सबसे ज़्यादा निकाला है, वो मैंने आपको डिस्कस कर दिया था लास्ट वीडियो में। तो फिर भी चूँकि आप 12th के बाद में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे या आप कहीं अदरवाइज पढ़ेंगे BSc वगैरह में, तो वहाँ आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो मैं आपको बिल्कुल फॉर्मूले तो लिखवा ही देता हूँ, और वो भी वैद्युत द्विध्रुव से तुलना करके। जैसे ये बच्चों हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव था, ये -q और ये +q, और बीच की दूरी हमने 2a ली थी, तो मैं आपको जानबूझ के 2l ले लेता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण मैंने आपको बताया था बच्चों, P बराबर q इंटू 2l बताया था, सदिश राशि बताई थी ये, इसकी दिशा मैंने बताई थी -q से +q की हो। ऐसे यहाँ पर हम एक छड़ चुंबक लेंगे, चुंबकीय द्विध्रुव मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था, ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल, इसका चुंबकीय ध्रुव क्षमता -m और इसकी +m ली जाती थी। ये इसका मिड पॉइंट और ये डिस्टेंस, इसके दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी 2l। तो द्विध्रुव आघूर्ण मैंने बताया था m बराबर q की जगह m लेंगे, m इंटू 2l, ठीक है। अब देखिए जैसे वहाँ पर हमने पढ़ा था कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म का आघूर्ण टोय बराबर क्या पढ़ा था, P sin थीटा, क्या पढ़ा था, P sin थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोय की वैल्यू P की जगह रखेंगे हम m और E की जगह रखेंगे B sin थीटा,
तो फटाफट नोट कर लीजिए, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित, इन्हें आप स्टार मार्क करके नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। चुंबकीय, यदि ये सिलेबस में होता तो मैं इनका प्रूफ भी कराता आपको। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित वैद्युत वो चुंबकीय द्विध्रुव पर, चुंबकीय द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण, तो वो बच्चों हमारे पास क्या होता है, आप यहाँ लिखेंगे टॉय बराबर mb sin थीटा। ठीक है। दूसरा पॉइंट, जैसे हमने वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखा था तो घुमाने में किया गया कार्य होता था W बराबर PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। हमने, आपको याद हो तो, वैद्युत द्विध्रुव को इस तरह से माइनस Q प्लस Q और ये से वैद्युत क्षेत्र E में रखा था और इसे थीटा 1 कोण से कहाँ तक घुमाया था, थीटा 2 कोण तक घुमाया था, ऐसे, ये प्लस Q। ठीक है। तो हमने कार्य बताया था ये, तो P की जगह बच्चों यहाँ M हो जाएगा, E की जगह B हो जाएगा और ये जू का तू रहेगा cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। तो चुंबकीय द्विध्रुव में, चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर, चुंबकीय क्षेत्र में रखकर घुमाने में कृत कार्य किया गया कार्य, तो बच्चों W बराबर यहाँ हो जाएगा mb cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। फार्मूले तो आपको याद कर ही लेने चाहिए, पता नहीं कब इनकी जरूरत पड़ जाए। और नेक्स्ट देखिए, अक्ष पर निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ाई थी। अक्ष पर क्या पढ़ाई थी मैंने, ये अक्ष है इसकी, और इससे केंद्र से r दूरी पर पढ़ाई थी मैंने E बराबर E एक्सियल अक्ष पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³ पढ़ाई थी। तो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह तो क्या हो जाएगा, B एक्सियल जब हम करेंगे इसकी जगह तो हम बच्चों μ0/4 पाई लेंगे और P की जगह क्या लेंगे, m/r³, और निरक्ष पर आधी होती है। तो चुंबकीय द्विध्रुव की, चुंबकीय द्विध्रुव की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो क्या हो जाएगी बच्चों, ये B एक्सियल कह दो अक्षीय पर, μ0/4 पाई 2m/r³, और निरक्ष पर इसकी आधी होती है। तो चुंबकीय द्विध्रुव की, चुंबकीय द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर, निरक्षीय रेखा पर, निरक्षीय रेखा होती है बच्चों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लंबवर्धक, उत्पन्न
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो बी इक्वेटोरियल निरक्षीय बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन आर क्यूब। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी नॉलेज के लिए थे। हालांकि सिलेबस से निकाल दिए तो इसलिए मैंने इनका प्रूफ भी आपको नहीं कराया। आपको ये बस केवल फार्मूले याद रख लेने, पता नहीं कब इनकी ज़रूरत पड़ जाए, ना भी ज़रूरत पड़े तो नेक्स्ट ईयर आपको इनकी ज़रूरत निश्चित रूप से पड़ेगी, इसलिए आप इनको नोट कर लीजिए। आप कहेंगे, आप रिक्वेस्ट डालेंगे तो मैं इनको प्रूफ भी कभी करा दूंगा जब आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे उसके बाद में। तो बच्चों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे आपको आगे बढ़ाऊँगा और आप वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए और नोट्स, मेरा फिर से आपको कहने का मन हो रहा है कि नोट्स साथ साथ ज़रूर लेते रहिए। आप नोट्स लेते रहेंगे तो फिर आपको कहीं नोट्स मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे पास बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आते हैं, सर नोट्स चाहिए, तो नोट्स की ज़रूरत क्या, जब आप साथ साथ पढ़ते जा रहे हैं और मैं तो बिल्कुल जैसे क्लास में पढ़ाता हूँ ऐसे ही आपको नोट्स डिक्टेट कराता हूँ। तो एक भी अक्षर आपका यदि छूट जाए, कहीं एक लाइन में छूट जाए, तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए, मुझे कमेंट दीजिए और मैं तुरंत उसका रिप्लाई देता हूँ। इसके अलावा यदि कोई आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे बताइए। और देखिए, मुझे बहुत खुशी लगती है जब मेरे बहुत प्यारे स्टूडेंट्स, इतने दूर दूर के स्टूडेंट मुझे कमेंट्स भेजते हैं, मैं उन्हें पढ़ता हूँ, मेरा बहुत मन करता है कि मैं उन बच्चों से कांटेक्ट करूँ, उनको धन्यवाद दूं, और मैं जितना मुझसे हो पाता है, क्योंकि समय का मुझ पर अभाव है, आपको मैंने बताया हुआ है कि मैं बुक्स भी लिख रहा हूं चित्रा प्रकाशन में, और मैं आपको ऑनलाइन टीचिंग भी दे रहा हूं। स्कूल में भी मैं वाइस प्रिंसिपल हूं, वहाँ की भी जिम्मेदारियां हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ वर्क फॉर मी, इसलिए फिर भी आप कमेंट्स ज़रूर दीजिए, आपको अच्छी लगे तो, और यदि कहीं डिफ़िकल्टी हो तो, और यदि कहीं वीडियो में प्रॉब्लम हो तो आप उसके लिए भी मुझे सजेशन ज़रूर दीजिए, जिससे कि मैं उसे आगे से रिमूव कर सकूं। तो इन शब्दों के साथ बच्चों मैं विदा लेता हूं, अगली वीडियो में फिर नेक्स्ट मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।